और रेट ऑफ अपीयरेंस सेम होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सेम होगा। क्लियर यहां तक की बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। ग्राफ, और ग्राफ पे क्या बात होगा बेटा? ऑलरेडी डन इन इक्विलिब्रियम, इसलिए यहां अब बात नहीं करेंगे। बस एक बार आपको याद दिला दे रहे क्या पढ़े थे। याद है? देखो तो अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा, दो रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, एक ऐसा रिएक्शन है A प्लस बी प्रोडक्ट C, बोल इसका ग्राफ कैसे बनेगा? A रिएक्टेंट है, A क्या होगा बेटा? घटेगा, दिस इज A। C क्या है? B क्या रिएक्टेंट, ये भी घटेगा, और ये याद है ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस पे और बातचीत करने नहीं जा रहे बेटा, ये हमारा पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जाकर देखना, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये कौन है? प्रोडक्ट। ये कौन है? रिएक्टेंट। और ये जो लाइन होता है, ये किसका लाइन होता है बेटा? कंसंट्रेशन का या प्रेशर का। और ये किसका होता है? टाइम का। चूंकि अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है बेटा, तो वहां से थोड़ा सा चीज सुन लो। आपसे ऐसे में पूछेगा कि इस ग्राफ में अगर इंस्टेंटेनियस रेट पता करना तो क्या करेंगे, और अगर ग्राफ में एवरेज रेट पता करना तो क्या करेंगे? बोलो। तो देखो अब इसको ग्राफिकली समझो। अगर आपको एवरेज पता करना बेटा, तो एवरेज का मतलब क्या होगा? एक इनिशियल एक फाइनल होगा। मान लो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट का एवरेज पता करना है, तो मान लो रिएक्शन यहां से डेटा दे दिया, यहां से लेकर के यहां तक की बात किया है, तो बोलो ये मेरा क्या कहलाएगा? C1। ये क्या कहलाएगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये क्या बन जाएगा? T2। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये क्या बन जाएगा? T1। ये C1 और ये C2। ग्राफ से इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका निकालेंगे, बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में? लेकिन अगर आपसे ग्राफ में पूछ लिया इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब बताओ तो? एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ऐसा पूछेगा, मान लो पूछा इस टाइम पे, मान लो ये टाइम पे पूछा गया आपसे, तो उस टाइम पे बेटा जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे मालूम है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां से आपको क्या मिल जाएगा? टाइम। और वहां से क्या मिल जाएगा बेटा? आपको कंसंट्रेशन। इस तरीके से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ग्राफ में, ऐसा मिलेगा। अब आओ फिर से एक चीज बताने जा रहे हैं अलग से, एनबी पे अच्छे से समझना बेटा। अभी अभी हम लोग रेट क्या पढ़े? एक तो हम लोग पढ़े क्या बेटा? डी बाई डी टी, किसका? कंसंट्रेशन का। या फिर हम लोग क्या पढ़े? रेट का मतलब डी बाई डी टी, किसका? प्रेशर का, है ना। तो ऐसा करते इसको हम लोग नाम देते थे डी बाई डी टी ऑफ सी। सी मतलब कंसंट्रेशन, और यहां पर हम लोग ले लेते डी बाई डी टी ऑफ पी। पी माने प्रेशर। रेट को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका भी है बेटा, डी बाई डी टी ऑफ क्या? मोल। और मोल वाले में क्वेश्चन क्या कैसे लिखेंगे हम लोग? डी बाई डी टी, किसका बेटा? एन का। क्लियर है? अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन का क्वेश्चन बनता है कि डीसी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी और डीएन बाई डी टी के बीच में क्या रिलेशन है। इसका एक रिलेशन बनता है, और इस रिलेशन को हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब मामला किसका होगा बेटा? आइडियल गैस। आप हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे और समझते? बोलो। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है बेटा? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो बोलते इसको लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एन बाई वी। एन बाई वी का मतलब सी आर टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर तो बोल क्या बनेगा? ये बनेगा डीपी बाई डी, और ये बनेगा डीसी बाई डी, और आर टी को हम लोग कांस्टेंट रखकर चलते हैं। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा। अब आ जाओ फिर से इसी को लो, P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अगेन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर तो बोलो ये क्या बनेगा? डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी, और यहां पर आर टी बाई वी को क्या किया बेटा हम लोग? कांस्टेंट रखे। क्लियर है? और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब ये बताओ डीपी बाई डी टी का वैल्यू भी यही है, और ये भी डीपी बाई डी टी का वैल्यू मिला, यानी कि क्या मिला? डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू वॉट? डीसी बाई डी टी ब्रैकेट में क्या बोल? आर टी, और यहां क्या है? डी एन बाई डी टी ब्रैकेट में क्या बोल? आर टी बाई वी। सभी को आर टी से डिवाइड कर और फाइनल आंसर लेकर आ रहे बेटा, देखना। बोलो तो सभी को आर टी से डिवाइड करने पे आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। बोलिए क्या बनेगा?
होगा, और ये क्या बनेगा, आया समझ में? ये किसके बीच में रिलेशन हुआ बेटा, डीसी बाई डी टी, डीएन बाई डी टी एंड डीपी बाई डी टी। क्लियर? यहां तक नोट करो पहले, यहां तक। हेडिंग देख बेटा, अच्छा अगला हेडिंग से पहले एक और पॉइंट सुन ले, एनबी। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और वहां पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तरीका वही बेटा जो सीखे, लेकिन आप इसको ऐसे ध्यान में रखोगे। क्या मतलब समझ में आया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ, एक बार फॉरवर्ड से रेट निकालेंगे, एक बार बैकवर्ड से रेट निकालेंगे, माइनस करेंगे, वो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कब? जब मामला रिवर्सिबल। रुको आगे सुनो। लेकिन जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ, तब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई उस टाइम रेट जीरो होता है? याद है ना, ये सवाल हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि दिखने पे ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन वो रिएक्शन डायनामिक होता है ना? लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। यहां तक का बात समझ में आया? अब आगे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा बेटा। देख, अब हम लोग पढ़ने जा रहे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर। बोलो पहला सवाल, एक एक टर्म बता रहे, आप लोग रिलेट करो बेटा, क्या होगा, क्या लगता है कंसंट्रेशन के साथ रेट का क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली होना भी चाहिए, क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, यही है ना? तो फिर से बोल बेटा, रेट के साथ कंसंट्रेशन का रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन, बोलो डायरेक्टली, वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्सली। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ तो वॉल्यूम इनवर्सली है, ये इनवर्सली होगा। आया बात समझ में? तो ये हो गया बेटा रेट के साथ प्रेशर का रिलेशन, ये। अच्छा, अब ये बताओ, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है और आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है, बताओ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आयनिक और कोवैलेंट में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? बोल बेटा, आयनिक। क्यों? क्यों? नहीं, सुनो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो क्या है। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब, और उसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है ना? बोल किसके पास ट्रू बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड रेट ऑफ डिफाइंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन का कई डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो बेटा यहां बॉन्ड है तो बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा और फिर नया बॉन्ड बनाने में टाइम लगेगा। यहां तो फॉल्स बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए जल्दी से होगा। आया बात समझ में? अगला पॉइंट बोलना, अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीन फॉर्म में है, कैसे रिएक्ट करेगा? कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? गैस। गैस का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर आपके पास होमोजीनस रिएक्शन है और हेट्रोजीनस है, बोलो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? बोलो होमोजीनियस। होमोजीनियस में रिएक्शन जल्दी होगा, एक जैसा मीडियम होने पर रिएक्शन जल्दी होगा, ठीक है। अगला, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ा दे तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा जी, बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे और बात करते हैं। अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते बेटा तो कैटलिस्ट का दो खेल मिलेगा, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक, जहां पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और जहां नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन। साथ में एक और इंफॉर्मेशन दोबारा बता रहे, सुन लो, जहां पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा
वहां एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, और जहां नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वहां एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी? इनवर्स। समझे बात? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा बट उसका रेट कम होगा। अगला पॉइंट सुनो, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो बोलो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में रेट किस पे डिपेंड करता है? तब है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I का मतलब है बेटा यहां पर इंटेंसिटी। I का मतलब इंटेंसिटी पकड़ना, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ रेट का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली, है ना, टेम्परेचर के साथ। और यहां पे एक चीज याद रखना, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना, राइज बोल, रेट becomes almost কোনো গল্প নেই। যদি আমরা টেম্পারেচার বাড়াবো রেট দেখা গেছে প্রায় डबल हो जाए। लेकिन ये भी याद रखना बेटा, ऐसा नहीं कि हमेशा डबल होता है, डबल से ज्यादा भी होता है, कई जगह पर ट्रिपल तक पहुंचता है, बट हम लोग जनरली क्या मान के चलेंगे? डबल मान के चलेंगे, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे। यहां से शुरू करें। देखो ये एनसीईआरटी का आपका बुक का डायग्राम है बेटा, थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लो, ये है ना। अगर आपको इंस्टेंटेनियस मांगेगा तो देख क्या किया गया, समझ में आ रहा है ना, टेंजेंट बनाएंगे ये इंस्टेंटेनियस होगा। लेकिन अगर एवरेज मांगेगा तो जहां से मांगा है वो डिफरेंस देख लेना, ठीक है। ये कौन है बेटा? ये नीचे जा रहा मतलब कौन है? रिएक्टेंट है ना। और अगर इसी का प्रोडक्ट पूछ लिया तो ऊपर जाएगा ग्राफ। देखो तो ऐसा कुछ होगा, है ना। फिर से वही, जहां टेंजेंट होगा बेटा वो क्या देगा आपको? इंस्टेंटेनियस। और आपको ग्राफ में जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा आपको? एवरेज देगा। क्लियर है? आइए ओए, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट करना। पढ़ो पहला क्वेश्चन। पढ़ो, सब मिलकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, आखिरी का क्वेश्चन आपको देंगे। पढ़ लिए बेटा? क्लियर? चलिए, क्या क्या दिया और क्या मांगा है देखो। आपसे बोला हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम मांगा है ना बेटा। अब क्या क्या दिया देखो, यहां पर वॉल्यूम दे दिया है 0.05 ml, और क्या दिया बेटा? पढ़, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 किसका वैल्यू है? मोल का, है ना। और 6 इंटू 10 टू द पावर 5 किसका वैल्यू है? रेट का, 10 टू द पावर 5। क्लियर? सिंपल बात का, रेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो टाइम ही निकालना है ना बेटा आपको, तो टाइम निकालने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन बाय रेट। अब वैल्यू पुट कर। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल क्या है बेटा हमारा? 6 इंटू 10 टू द पावर -7। वॉल्यूम कितना होगा? 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3। बोल तो समझ में आया क्योंकि ऐसा क्यों? लीटर में लाना होगा, तो वो बन गया मोल। और रेट कितना बेटा आपका? 6 इंटू 10 टू द पावर 5। चलो सॉल्व करो, बोलो कितना? काटो, काट छट करो बेटा। क्या क्या कटेगा बोल? 6 कटा, 10 का पावर सॉल्व कर पहले। यहां -3, यहां +5, मतलब +2 पर जाएगा, -2 मतलब -9। क्लियर? और यहां पर क्या आएगा? बोलो कितना आया? -9। और ये कितना है? इसको ऊपर 100 कर दे, 20 हो गया। 20 का मतलब 1 0 फिर काट, 2 इंटू 10 टू द पावर -8। कौन है आंसर? ठीक है, पढ़ो अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बारे में सुन लो बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, जेई में भी पूछा है,
आदर्श एग्जाम में भी पूछा है, पढ़ लो, मिलके बनाएंगे। पढ़ लिए बेटा, देखो कितना सारा खेल है यहां। क्या मांगा है, किसका, यानी सिंबॉलिकली क्या मांगा है, डी बाई डी टी ऑफ NO2। क्लियर। अब ये बताओ, अब ये भी जो हम ट्रिक सीखे थे, अगर किसी का भी रेट ऑफ एपरेंस या डिसएपरेंस निकालना तो क्या करेंगे, R इंटू इट्स कोफिशिएंट, है ना बेटा, और कोफिशिएंट कौन, NO2 का कोफिशिएंट 2, तो 2। यहां तक क्लियर है। आपसे माइनस डी बाई डी टी ऑफ NO2 का वैल्यू पूछा है और हमारा बन रहा है क्या, R इंटू 2 बन रहा है। अब R पता करेंगे, ये कैसा रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का R कैसे मिलेगा आपको, तो रिवर्सिबल का R मिलेगा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। क्लियर। अब आइए फॉरवर्ड को यहां निकालते, बोलो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बोल बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लोमा अप्लाई कर, लोमा अप्लाई कर। तो फॉरवर्ड में ये मेरा रिएक्टेंट है और ये रेट कांस्टेंट है, तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल तो बोल क्या आएगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। क्लियर है बेटा। अब इसको वहां बैठा दे तो बोल क्या मिलता है यहां पर, K1 NO2 का स्क्वायर K2 N2O4। क्लियर यहां तक। मांगा क्या है, माइनस डी बाई डी टी, क्या है 2 इंटू आर, यानी कि अब क्या मिलेगा बोल, आर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ रहा है ना आपका, 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोल क्या आएगा, 2K1 NO2 का स्क्वायर माइनस 2K2 N2O4। क्लियर है। आंसर ढूंढ, आए बेटा बात समझ में, ठीक है आगे बढ़े, आओ पढ़ो। पढ़ लिए, क्या मांगा, रेट इन टर्म्स ऑफ H2 माने माइनस डी बाई डी टू ऑफ H2 का बात कर, और यहां मांगा रेट इन टर्म्स ऑफ N2 मतलब माइनस डी बाई डी टी, किसका बेटा, N2, यही है ना वैल्यू। और इसके मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 किसके बराबर होगा, माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 किसके बराबर होगा, प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3। क्लियर। और आपके क्वेश्चन पे डी बाई डी टी ऑफ NH3 का वैल्यू ये दे दिया। क्लियर। अब ये बताओ माइनस डी बाई डी टू ऑफ N2 का वैल्यू क्या है, यही है ना, इसका मतलब क्या होगा, उधर इसका मतलब क्या होगा बोलो, 1/2 और दिस इज दिस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। क्या आ रहा बेटा, यही है ना, बन तो गया, यहीं से बन गया, बाकी भी मिला लो, यानी आंसर इसके साथ कौन है बेटा, ऑप्शन बी होना चाहिए। आओ ये कितना है बताओ, हाँ ये 3 इधर जाएगा ना, 3/2 ऑफ दिस, और दिस का मतलब कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, कट गया बेटा, तो कितना आया, तो आंसर क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, आंसर दो। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए, पढ़ो बनाओ, और खेल अगर समझ गए बेटा तो ओरली बनेगा। हो गया। आइए मिलके बात करते हैं, डिसएपरेंस ऑफ ए को आप कैसे लिखोगे, है ना, और ये किसके बराबर होगा, एनी डाउट, हाँ, और एपेरेंस ऑफ सी किसके बराबर होगा, क्लियर, रेशियो मांगा है, तो उल्टा क्यों, क्या आई डोंट नो, देखो तो समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ, क्लियर है यहां तक, ठीक, पढ़ो इसको। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स,
बात इस पे हो रहा है, बोलो क्यों? आइए, क्या आप लोग को याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में के का मतलब ये पढ़ाए थे? बात कर रहे है ना? यहां फॉरवर्ड कौन है? के ए, बैकवर्ड कौन है? के बी। क्लियर? ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ बेटा? dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का वैल्यू ये दिया है, समझने की कोशिश कर। dx बाई डी टी मतलब क्या दिया है? रेट। अच्छा बताओ तो अगर इसके लिए हम रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, यही लिखेंगे ना? और जब फॉरवर्ड लिखने जाएंगे तब क्या लिखेंगे? इसका रेट कांस्टेंट कितना? के, फिर जो भी कंसंट्रेशन लिखना लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? के बी, फिर जो भी कंसंट्रेशन लिखना लिखेंगे, यही लिखेंगे ना? कंपेयर कर, ये देखिए मेरा आर, तो बोल ये कौन है? ये के का वैल्यू है, ये मेरा कंसंट्रेशन दिया है, फिर माइनस दिया, तो फिर ये किसका वैल्यू है? के बी। क्लियर? फिर कंसंट्रेशन दिया। क्लियर? तो बोल हमारा फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट कौन है बेटा? दिस। तो फॉरवर्ड का वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4, यही है ना? और बैकवर्ड कितना है बेटा? 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 4। चलो ओरली सॉल्व कर। क्लियर है? आया तरीका समझे बेटा? आओ पढ़ो इसको। चलो ये सिमिलर क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे, हाँ ये आप लोग डायरेक्टली ओरली आंसर दो, हमको ओरली आंसर दो। क्या पढ़े थे? डीसी बाई डी टी किसके बराबर होगा? 1 बाई वी होगा तो डीएन बाई डी टी, और 1 बाई आर टी होगा तो डीपी बाई डी टी। डायरेक्ट आपको ये याद है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जो बता रहे सुन लो, जरूरत पड़ेगा वहां लिख लेना। क्या? रेट निकालने का तरीका, न्यू रेट, यही पूछा है ना? तो जो लिखना लिखना, छोड़ो इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर बता रहे। सिंपली यही याद रखना, 2 टू दी पावर ऑफ डेल्टा टी बाई 10, ये आपका आंसर होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ये तरीका होगा सॉल्व करने का। बोलो डेल्टा टी कितना हो रहा है, चेक करो। 40/10, 2 टू दी पावर 4। समझ में आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 2 टू दी पावर ऑफ डेल्टा टी बाई 10, जब आपका क्वेश्चन 10 का मल्टीपल में रेट पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को नोट भी करोगे, आंसर भी दोगे। थ्री मोल पर लीटर पर मिनट, ये डीसी बाई डी टी का वैल्यू है। और ये जो वैल्यू दिया 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 एटीएम पर मिनट, ये डीपी बाई डी टी का वैल्यू है। और डीसी बाई डीपी डी और डीपी बाई डी के बीच का जो रिलेशन दिया वो रिलेशन का इस्तेमाल कर, तो ये प्रॉब्लम बनेगा बेटा। बनाओ। क्या था रिलेशन? डीसी बाई डी टी इक्वल्स टू बोल 1 बाई आर टी डीपी बाई डी टी, यही है ना? चलो आप ही लोग सॉल्व करोगे, राजनकर यहाँ मेरे साथ आओ, आओ इधर आओ, और जो पूछे जवाब दो। बोलो बेटा इसका वैल्यू कितना दिया है और इसका वैल्यू कितना दिया है? ठीक, तो ये हो गया बेटा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इक्वल्स टू 1 बाई, अभी आर टी को हम आर टी रख रहे हैं बेटा, और यहाँ कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, यही है ना? तो बोलते 1 बाई आर टी का वैल्यू कितना आया? सॉरी आया आर टी का वैल्यू कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी? 2। किसका वैल्यू मांगा है? टी का। अब सवाल आर का वैल्यू क्या है? बता तो किसमें बातचीत हो रहा है? तो एटीएम का मतलब आर का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0.0821, जिसको हम रफली फ्रैक्शन में कितना लेते हैं? 1/12। मतलब यहां आर का वैल्यू 1/12 है, T2।
ए बात पल्ले पड़ा, आंसर 24K। आया तरीका समझ में? ठीक है ना। तो एक बात को समझो, यहां पर देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके इस सवाल में एक्चुअली में यूनिट कन्वर्शन का बातचीत पूछा कि इस यूनिट से इस यूनिट में कैसे जाएंगे। तो जब भी इस तरह का मामला रहेगा तो जो आपको इक्वेशन आज पकड़ा है बेटा वो आपका काम आएगा, है ना। तो यानी कि डीसी बाई डी टी, डीएन बाई डी टी और डीपी बाई डी टी का रिलेशन पकड़ के रखो, इस तरह का क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक, चलिए अभी तक क्या पढ़े, अब वो सुनो, अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हो वो सुनो बेटा। अभी तक हम लोग बातचीत की सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखना है, किस किस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करने वाले बेटा किसके ऊपर, एक ही बात है, छोड़ दीजिए सब, सेम क्वेश्चन और है नहीं, खाली है। अब आओ, चलिए आगे का पढ़ाई शुरू करते बेटा लोग। पेन छोड़ो, अब मेरे साथ आ जाओ। कौन बताएगा इसका क्या डेफिनेशन है या इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन? ऑर्गेनिक के साथ रिलेटेड, बट आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म के साथ एकदम कंप्लीटली रिलेटेड है ये। কোফিশিয়েন্ট 1 মাথায় 1 তোর মুন্ডু 1। আমার প্রশ্ন এটা, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে মলিকুলারিটি SN1 मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? आओ आओ यहां देखो, समझ में आ गया बेटा। पहले मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन सुनो क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant in an elementary reaction। समझ आया बेटा आप लोग को? ठीक, मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या कहता है बोलो, मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या बोल रहा, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स किसका, वहां तक तो ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, कौन बताएगा? यस, जिसको मालूम है ठीक, नहीं तो बेटा ये याद कीजिए, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? आइए एग्जांपल से समझाते हैं। यहां देखो, अगर आपसे पूछा जाए PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसका मॉलिक्युलरिटी बताओ, एक है ना। कैसे समझ में आया? डेफिनेशन पढ़, क्या बता रहा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एक है, तो आंसर क्या होगा, एक। और जब मॉलिक्युलरिटी एक होगा तो आप उसको इस नाम से पुकारोगे, क्या पढ़ोगे, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आया बात समझ में? चलिए अगला बताना बेटा, अगला बताना आप लोग, H2 प्लस I2 2HI, बोलो इसका मॉलिक्युलरिटी, तो ये क्या कहलाएगा, अगेन बताना, SO2 प्लस O2 SO3, बात करो, चलो कर दिया बैलेंस, बोलो कोई दिक्कत नहीं? आइए, H2O2 gives H2O plus O2, भाई रिएक्टर में कितना मॉलिक्यूल है, दो। अरे भाई इतनी देर से आप लोग फिर क्या सीखे, इसमें तुम लोग सीखे ही नहीं कुछ, है ना। तो बोल इसका आंसर कितना होगा, बाई मॉलिक्यूलर, है ना। यूनी कौन बोला, मैं किसी का आवाज यूनी आया, मेरा कान खराब हो गया है ना। अच्छा देख, तुम लोग को अच्छा जान पहचान का होगा, बात करना ना बेटा, कोई मार्केट में अच्छा कान आया देखना, चेंज करवाएंगे, नया कान लग। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर हुआ बेटा, एनी डाउट? यस, है ना, यहाँ डाउट तैयार होना चाहिए बेटा,
कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए हैं कि इसके हिसाब से ये यूनी होगा, ये बाई होगा, ये ट्राई होगा, उस रूल से ये यूनी होना चाहिए पर ये हो गया, सॉरी बाई होना चाहिए पर ये हो गया यूनी, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं। ठीक है, अब एक और सवाल, और इस सवाल जो चीज बताने जा रहे बेटा इसको दिमाग में बैठा, आगे काम आएगा। इस चैप्टर में कई ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहां पर आपके दिलो दिमाग में एक सवाल उठेगा, क्या कि हम लोगों को कैसे पता, जैसे ये सवाल उठेगा कि हम लोगों को कैसे पता कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल नहीं है। इसके आंसर आपको चैप्टर के शुरुआत में दे दी थे बेटा, ये चैप्टर पूरा पूरी एक्सपेरिमेंटल बेस है, सब दिया रहेगा। अगर ये मल्टी स्टेप है तो वो मल्टी स्टेप बोल भी देगा, या होगा तो उसका मैकेनिज्म भी दे देगा। आगे का काम आपको करना है, आइए इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। ये इस तरीके से काम करता है बेटा, H2O2 पहले डिसोसिएट करता है H2O में और O में, नेसेंट ऑक्सीजन। अगले स्टेप में क्या होता है, यही H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O देता है और O2 देता है। ऐड कर दोनों स्टेप को, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। आपके एग्जाम में ना सिर्फ मैकेनिज्म देगा, मैकेनिज्म के साथ ये भी मेंशन कर देगा कौन स्लो है और कौन फास्ट है। क्लियर है? अब आगे सुनो, यहां देखो, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये तो अभी जो आपको हम डेफिनेशन दिए बेटा, वो डेफिनेशन किसके ऊपर है कि भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा वही आपका मॉलिक्युलरिटी होगा। लेकिन मल्टी स्टेप का डेफिनेशन सुनो क्या है, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी is the number of क्या moles of reactant in slowest slowest स्टेप का एक और नाम बोल, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? तो आओ बेटा जवाब दो, बोलो स्लोएस्ट स्टेप में यही है ना आपका स्लोएस्ट स्टेप, इसमें कितना मोल रिएक्टेंट है, यूनी हो गया। ये आया बात समझ में? तो जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा उसके अंदर जो मोलिकुलरिटी देखने का तरीका वो क्या है, आपको जाकर के स्लो स्टेप ढूंढना क्या वो दे देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, वहां से ढूंढ करके आपको ये निकालना है। यहां तक बात समझ में आया बेटा? ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मॉलिक्युलरिटी। क्लियर यहां तक? चलो बोलो। फिर से बोल, नहीं समझ में आता क्वेश्चन। व्हाट? किसमें किसमें जरूरी? मल्टी स्टेप रिएक्शन। हाँ बोलो, मल्टी स्टेप रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। हमारे इस वाले मैकेनिज्म में देख रहे ये है तो ये यूनिमोलिकुलर, दो होता तो बाइमोलिकुलर हो जाता। क्लियर यहां तक? नोट करो, यहां से होगा बेटा। नहीं जा रहे बेटा, रेट लॉ आ रहे। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, जिस टाइम बेटा हम डाउट्स लेके बैठते तब तुम चूचा नहीं करता, पढ़ाई का बीच में अपना डाउट्स निकालता, सर अब मेरा ये बताइए, थोड़ा गुस्सा वाला काम होता। उतना देर से तब से पूछे बेटा बोल, किसी को बोल, तब तक कोई कुछ नहीं बोला। अभी हम पढ़ा रहे, तुम पढ़ाने के बीच में टॉपिक अपना डाल रहे बेटा, क्लास के बाद बैठ फिर बात करेंगे। तुमको नहीं लग रहा इससे हम लोग का फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगा? यहां देखो, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है इस तरीके से, और आपसे कहा गया कि इसके लिए लोमा लिखो। तो आज का क्लास का शुरुआत में ये बात की थे बेटा, बोलो लोमा कैसे लिखेंगे, R इक्वल्स टू के A टू दी पावर A और B टू दी पावर B। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रेट लॉ लिखो, तब आप रेट लॉ कैसे लिखोगे बेटा, R इक्वल्स टू के। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो कि आप एक इक्वेशन को देख करके रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो अगर पहली बार ये इक्वेशन देखकर बोला रेट लॉ लिखो, तो पहले तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि नहीं लिख सकते। लेकिन अगर फिर भी लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे बेटा, A टू दी पावर X और B टू दी पावर Y। क्लियर? यहां डिफरेंस समझना है, यहां A और B क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां X और Y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सुनो, X यहां कहलाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक, और Y क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। और यहां पर X प्लस Y जो है वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये याद रखना
कि x एंड y आर डिटरमाइंड हाउ एक्सपेरिमेंटली। आप एक्सपेरिमेंट की छोड़ करके ये x और y का डेटा नहीं बता सकते हैं। क्लियर? तो आपके लिए अगला सवाल, क्या a और x बराबर हो सकता है? क्या b और y बराबर हो सकता है? इसका क्या मतलब निकलता है? हाँ, इसका ये भी समझ लो, ये भी समझ लो बेटा। ये देखो, लोमा जो है बेटा, याद रखना ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि रेट लॉ कैसा कंसेप्ट है बेटा आपका। तो देखो, तो इसका यह मतलब नहीं निकलेगा अगर ए और एक्स इक्वल हो गया, इसका यह मतलब निकल रहा है कि आपका जो थ्योरी था आपके एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर गया। तो इसका दूसरा मतलब क्या बोलेंगे कि जो लोमा था वो रेट लॉ वही होगा। क्लियर है? अब सुनो, खेल तो अब यहां से शुरू होने जा रहा है। इस चैप्टर का जो रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, उस बैकबोन का नाम ऑर्डर। आपको बोलेगा रेट लॉ निकालो, तो भी आपको ऑर्डर चाहिए। आपको कुछ भी मांगेगा, आपको ऑर्डर ही चाहिए। बिना ऑर्डर का आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ऑर्डर निकालने का गेम कैसे खेलना है अब वो सुनो, और इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा। अब जो चीज बताने जा रहे बेटा, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हाउ टू फाइंड ऑर्डर आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे जो हाउ टू फाइंड ऑर्डर दे रहे बेटा, आपके एग्जाम में कैसा कैसा ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका एक लिस्ट बना रहे। आपके एग्जाम में जब ऑर्डर निकालने को कहा जाएगा तो किस किस से मांग सकते हैं ऑर्डर, आप यहां से पता कर सकते हैं ऑर्डर। यूनिट ऑफ के से पता कर सकते हैं, आप यहां से पता कर सकते हैं ऑर्डर। किससे पता कर सकते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन से। ठीक है ना? आप यहां से पता कर सकते हैं ऑर्डर। बताओ क्या है ये? कौन बताएगा? इंटीग्रेटेड इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन। कम से कम कोई भी एक इंटीग्रेटेड काइनेटिक इक्वेशन बता दे, कोई भी एक ऑर्डर का बता दे। या तो किसी कोई भी ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर तो आप लोग पढ़े बेटा, याद कीजिए। बता रहे k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, जो भी था। ये फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और ये अभी हम लोग डिराइव करेंगे, हर एक ऑर्डर का डिराइव करना इंटीग्रेशन के मदद से। और किससे पता कर सकते हैं हम लोग ऑर्डर? बोलो। टी हाफ से पता कर सकते हैं। और किससे पता कर सकते हैं बेटा ऑर्डर? ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑर्डर। और किससे पूछा जाएगा आपसे ऑर्डर? क्या दे देगा? और किससे पूछेगा ऑर्डर? आपके एग्जाम में ऑर्डर निकालने का इतना सारा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनेगा। ग्राफ से पूछेगा, हाफ लाइफ से पूछेगा, इक्वेशन से पूछेगा, ठीक है, मैकेनिज्म पूछेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा पूछेगा। हम लोग एक एक करके डील करेंगे कैसे कैसे पता करना। ठीक, शुरुआत करते किससे बेटा? यूनिट ऑफ के से। आइए, पहला यूनिट ऑफ के। अब सबसे पहले ये बताओ, मान लो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। अब आप लोग बताओगे इसका रेट लॉ क्या होगा। बोलो। R इक्वल्स टू एक्स। हम लोग यहां पर लेते हैं n। n लेने का मतलब हम लोग कहेंगे कौन सा ऑर्डर? nth ऑर्डर। क्लियर? अब nth ऑर्डर में k का यूनिट क्या होगा बेटा? R बाई कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। R का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर टाइम, है ना? और a मतलब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा बेटा? मोल पर लीटर टू दी पावर n। क्लियर है? नोट करते वक्त इतना नोट मत करना बेटा, काम की बात नोट करना। वो ये है कि k का यूनिट क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। बोलो। ऊपर मोल और नीचे मोल टू दी पावर n। ऊपर क्या हो जाएगा? मोल टू दी पावर 1 माइनस n, लीटर टू दी पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। अगर ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा, सोचो तो अगर ये क्वेश्चन प्रेशर के टर्म में पूछता तो यहां क्या होता है? एटीएम टाइम इनवर्स, और यहां होता है एटीएम टू दी पावर n। मतलब क्या बनता है? एटीएम टू दी पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। क्लियर है?
तो ये आपका काम का चीज, आप इसको याद रखें। ये कैसा है वो बताने के लिए बताया, इसको याद रखें। अब इसे मान लो क्वेश्चन के तौर पे देख लो। मान लो के का वैल्यू दिया है 1.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर वैल्यू वही है, हम यूनिट चेंज कर दे रहे बेटा। मान लो यहां पर दिया हुआ है मोल टू दी पावर -2, लीटर टू दी पावर 2 सेकंड इनवर्स। एक और मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है सेकंड इनवर्स। चलो तो ऑर्डर बताओ तो। बोलो, निकाल लिए? कैसे सॉल्व करेंगे? एक और भी ले लो, एक और भी ले लो। मान लो चलो शुरू से बात करते हैं या नीचे से बात करो। बोलो एटीएम टू दी पावर -2, ऑर्डर बोल। 3, वेरी गुड। इसका ऑर्डर, उसके बाद वाला ऑर्डर, उसके ऊपर, उसके ऊपर वाला, तो दिस इज 0, दिस इज, दिस इज, दिस इज आया। अब एक ट्रिक बता रहे बेटा, आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में यूनिट ये वाला चल रहा है, मोल पर लीटर वाला चल रहा है बेटा, कुछ को मत टारगेट करो, सिर्फ लीटर को टारगेट करो। लीटर में जितना पावर दिखेगा उसमें 1 जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। चेक करो यहाँ लीटर का पावर कितना है, +1 कर। लीटर का पावर कितना है, 2 है, +1 3। यहाँ लीटर नहीं है, मतलब लीटर का पावर कितना है, 0, +1 करेंगे 1। ट्रिक समझ में आया? लीटर के मामले में आप डायरेक्ट पूरा टाइम बचेगा। बस लीटर जहां पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहां ऑर्डर चाहिए और के का ऐसा यूनिट दिया बेटा, तो वहां पर तुमको कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आप काम करना। अब एटीएम के मामले में क्या काम करना, इसका ट्रिक क्या होगा, जो आंसर दिया हुआ रहेगा उसमें +1 करेंगे, लेकिन प्लस करके। नहीं समझे बात? ये -2 है ना, आप उसको प्लस मान लो, +2 माने। आया बात समझ में? नोट करो। नहीं नोट नहीं, रुको एक और रुक जाओ। हम लोग कहां पे थे बेटा, हम लोग यहां पे थे, है ना। अगला कौन है? अब एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर पता करने का तरीका यहीं पे लिख दे रहे, उसको अलग से नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर पता करने का तरीका, आंसर सिंपल है। ये यहां लिख रहे बेटा, नोट कर लेना। बोलो क्या पता चला? एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर पता करने का तरीका क्या हुआ, जो मॉलिक्युलरिटी होगा वही ऑर्डर होगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी पता करने का तरीका बड़ा सिंपल, जो रिएक्शन में आपका दिया है, रिएक्टेंट में जितना मोल होगा वो उसका मॉलिक्युलरिटी, वही बन जाएगा उसका ऑर्डर। क्लियर यहां तक? तो सुनो बेटा लोग, ये पार्ट डिस्कस की, ये पार्ट डिस्कस की। अगले क्लास यहां से शुरू करने वाले इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, ठीक है। तो वहां से फिर हम लोग ऑर्डर की बातचीत करेंगे। पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ये हो गया यहां तक हो गया ना बेटा? यहां से नोट करो। और पीछे कहा बेटा, यहां से ना, हाँ। अब देखिए भाई घर जाके। हम्म हम्म 14 तारीख को नहीं पड़ रहा है।